बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को एसटीएफ ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। 15 अक्टूबर को बलिया जिले के रेवतीपुर थाना अंतर्गत दुर्जनपुर गांव में अधिकारियों के सामने धीरेन्द्र ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि उद्योगों की स्थिति में जल्द ही सुधार होगा, अर्थव्यवस्था में सही दिशा में जा रही है। संतोष गंगवार ने शनिवार को बरेली में मीडिया से बात कर रहे थे। सरस्वती पत्रिका का प्रयागराज से पुनः प्रकाशन हुआ आरंभ। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को स्थापित करने में निभाई थी अहम भूमिका। और शनिवार से अयोध्या में रामलीला का मंचन हुआ प्रारंभ। इस बहुचर्चित रामलीला में बॉलीवुड के अनेक कलाकार कर रहे हैं अभिनय। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर प्रतिदिन साय 7 बजे से किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। धीरेन्द्र घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। अब इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में 15 अक्टूबर को पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में दिन दहाड़े धीरेन्द्र प्रताप सिंह समेत अन्य आरोपियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात उस वक्त हुई जब कोटा की दुकान के लिए एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में गांव में खुली बैठक चल रही थी। आजमगढ़ के उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट धारा 14A लगाया गया है। साथ ही संपत्ति कुर्क की कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी पर NSA लगाया जाएगा। रेवती थाने के दुर्जनपुर गांव में जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड हुआ था, इसके मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, ऐसी सूचना मिली है। पुलिस उसको लखनऊ से लाएगी। इसके अलावा इस हत्याकांड में कुल नामजद 8 आरोपी थे, जिनमें से 2 को पुलिस ने घटना के अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था। शेष बचे 6 अभियुक्तों में से 3 की गिरफ्तारी आज हुई थी। इन सभी 6 अभियुक्तों पर मेरे द्वारा परिक्षेत्र स्तर से 50,000 का पुरस्कार 2 दिन पहले किया जा चुका था। पुलिस सुनिश्चित करेगी कि उक्त सभी हत्यारोपियों पर, जिनमें मुख्य हत्यारोपी मुख्य रूप से शामिल है, उनके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई की जाए। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत धारा 14(1) की कार्रवाई, जिसमें अवैध रूप से अर्जित परिसंपत्ति कुर्क की जाती है, उसकी भी कार्रवाई इन आरोपियों की जाए। मुख्य हत्यारोपी पर NSA भी अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्यमियों और अधिकारियों से बात की और उद्योग में आ रही दिक्कतों के बारे में जाना। कॉन्फ्रेंसिंग के बाद केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि देश में उद्योग की स्थिति में जल्द ही सुधार होगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में सही दिशा में सुधार आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में कारोबारियों को सहूलियत देने के लिए अब श्रम मंत्रालय ने इंस्पेक्टर की जगह सहयोगी की नियुक्ति की है, ताकि कारोबारियों को सुविधा मिल सके। इसके साथ ही अब कारोबारियों को 5 के स्थान पर 1 ही लाइसेंस लेना होगा। बरेली के उद्यमी और उद्योग विभाग के अधिकारी को बुलाकर बात किया था और वास्तव में ये सामयिक विषय था और इसकी चर्चा आवश्यक है और सारे श्रोतागण इसको सुन पाएँ, समझ पाएँ देश के हालात क्या है। क्योंकि कोरोना के संदर्भ में जो कुछ हुआ है और हमारे देश ने जो कदम उठाए हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की कार्रवाई करी है, वो दुनिया भर में लोग पसंद कर रहे हैं और उसका एक लाभ हमारे देश में अच्छे ढंग से हो रहा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। पर वास्तव में सबकी समझ में आता है कि देश के उद्योगों का भविष्य क्या रहेगा, इसका हाल क्या रहेगा उद्योग का, ये सबकी समझ में आ रहा है। तो सबकी चिंता ऐसा हो रहा है कि हम उद्योग के हिसाब से एक सही स्वरूप में काम करें। तो मुझे लगता है ये चिंता स्वाभाविक है और आने वाले समय में, जैसा मैंने भी कहा, कि अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है और अर्थव्यवस्था एक पॉजिटिव दिशा में जाने का काम कर रही है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि श्रम मंत्रालय की ओर से कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ता आने वाले 6 माह तक दिया जाएगा। पहले भत्ता सिर्फ 3 माह के लिए दिया जाना था, पर अब इसे बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कर्मचारी सीधे बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें नियोक्ता के द्वारा प्रमाणित नहीं करना होगा।
हम लोगों ने तय किया था कि उद्योग अगर बंद होता है और मजदूर बेरोजगार हो जाता है, अगले 3 महीने तक नए काम शुरू करने के लिए उसको जो वेतन मिलता है उसका आधा पैसा सरकार जो संचित वेतन है उसमें से आधा हिस्सा देगा बेरोजगार भत्ते के रूप में। 3 महीने के लिए था, उसके प्रति एक अच्छा रिस्पांस मिला, तो अब उसको 3 महीने और बढ़ा दिया है। अब वो 6 महीने तक का हो गया है और लोग इसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। अब सीधे कर्मचारी के खाते में ही जाएगा वो पैसा, एम्प्लॉयर को बीच में नहीं पड़ना पड़ेगा। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में अब तक 65,97,207 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 88.03% हो गया है। वहीं देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.52% रह गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर अधिक जोर दिया जा रहा है। अब तक 9,42,24,190 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से कोरोना संक्रमण के प्रति और अधिक जागरूकता लाने के लिए देश भर में सहयोग मिल रहा है। यहां संपूर्ण ब्रज मथुरा में कोविड-19 से निपटने के लिए जन जागरूकता अभियान को लोग समाज की सुरक्षा के लिए वरदान मान रहे हैं। मथुरा के जिला अधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने बताया कि कोविड-19 की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाई जाए और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जा रहा है। वृंदावन नगर निगम और सभी नगर पंचायतों में सैनिटाइजर भी छिड़काव भी कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश रहा है प्रारंभ में कि पहले जो संदेश था कि जान है तो जहान है, फिर उन्होंने संदेश दिया जान भी है और जहान भी, दोनों रहना है। और धीरे धीरे लॉकडाउन खुलते खुलते अब हम लोग अनलॉक के 5वें चरण में पहुंच चुके हैं। वर्तमान समय में जो अपेक्षाएं लोगों से शासन की है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, उन सबको भी खोला गया है। लोग अपनी सुरक्षा करते हुए उसमें सहभागी बने, अपने को सुरक्षित रखें, इस महामारी के विस्तार को तोड़ें, इसकी चेन को तोड़ करके अपनी जो सामाजिक आर्थिक जो क्रियाकलाप है समाज के, उसमें सभी लोग सहभागी हों। कोविड-19 पिछले माह से लगातार चल रहा है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की हुई है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसमें आदमी को मास्क जरूर लगाना है और घर से बाहर तभी जाना है जब कोई आवश्यक, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई बहुत ज़रूरी काम हो। बराबर घर में आ रहे हैं तो या कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो अगर सैनिटाइजर है तो उसका प्रयोग करें, नहीं तो साबुन से अपने बराबर लगातार हाथ धोते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आम जनमानस को बताया है कि मास्क लगाएं, बहुत ज़रूरी है, और कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखें, और अधिकतर ज़्यादातर हो सके तो बहुत ही ज़रूरी कार्य हो तब तो आप घर के बाहर जाएं, तथा अपना घर में रहें। और ख़ासकर जो वृद्धजन हैं उन लोगों के लिए निर्देश है कि वो अधिक जो है बाहर न निकलें, और अगर निकलते भी हैं तो मास्क लगा करके और इसका थोड़ा दूरी का पालन करें, ये बहुत ज़रूरी है। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। अरे आशा बहन, बस देखे आइल बानी कि घर में कौनो बच्चा के बुखार ता नहीं खे आवत। चुटकी के हल्का से बुखार आ रहल बा, मौसम बदलता ना। अरे फिर तो एके लेके तुरंत ब्लॉक या जिला के सरकारी अस्पताल जा। काहे? बुखार शुरू ही तो भइल बा। अरे नहीं दीदी, कौनो बुखार दिमागी बुखार हो सकेला। ई बच्चा के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बना सकेले, और दिमागी बुखार जानलेवा हो सकेले। अरे बाप रे, हम छुटकी के अब्बे ही लेकर जाता नहीं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं।
आशा बहन? बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है। अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ। किसान ऋण योजना की अभी हाल में गत माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हित के लिए विभिन्न पैकेजों की घोषणा की गई थी, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसानों की लिमिटेशन की धनराशि जो है उसकी भी बात की गई थी और इसमें 6 माह की अदायगी और अवधि को बढ़ा दिया गया था, जिसका लाभ अब बटाईदार और किसानों को मिल रहा है। उसी क्रम में आजमगढ़ जनपद में फसली किसान ऋण योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का लोन कैंप किसानों को दिया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम मनोज शर्मा ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को स्वावलंबी बनाने और उनकी आय दोगुनी करने के क्रम में प्रधानमंत्री द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आजमगढ़ के विभिन्न शाखाओं द्वारा विकास खंडों में कैंप लगाकर 4,500 किसानों को 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। महामारी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को स्वावलंबी बनाने एवं उनकी आय को दोगुना करने के क्रम में जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे यूनियन बैंक की शाखाओं द्वारा आजमगढ़ जनपद के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विकास खंडों में कैंप लगाकर 4,500 किसानों को लगभग 50 करोड़ रुपए का केसीसी बनाया गया है, जिसमें फसली ऋण के साथ साथ दुग्ध उत्पादन हेतु भी केसीसी शामिल है। हम जो है केसीसी लिए हुए जो है और सरकार ने जो है 6 महीने जो है केसीसी हमारा बढ़ा दिया है। सरकार की इस फैसले से जो हम बहुत खुश हैं। सरकार ने हमको 6 महीने की और फैसिलिटी दी है, इससे हमारा काम चल रहा है। मैं यूनियन बैंक चंडेसर से 1,20,000 रुपये लोन केसीसी में लोन लिया हूं और उसकी सहायता से बीज, खाद और कृषि यंत्र खरीदने के लिए उपयोग कर रहा हूं। स्वयं सहायता समूहों के गठन से प्रदेश भर के ग्रामीण इलाकों में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। महिलाएं पहले जहां सिर्फ मेहनत मजदूरी पर आश्रित रहती थीं, वहीं अब ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समूह से जुड़कर अब खुद प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं का ड्रेस बनाकर 10,000 रुपए महीना कमाकर आत्मनिर्भर हो गई हैं और एक नई कहानी और नई इबादत लिख रही हैं। ये महिलाएं हर दिन 400 से 500 रुपए अपने घर रहकर कमा रही हैं। इन महिलाओं को देखकर और गांव की महिलाएं भी समूह से जुड़कर रोजगार कर रही हैं। आज क्षेत्र में 100 से अधिक समूह छात्रों का ड्रेस बनाकर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। कि हमारे यहाँ जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो समूह बनाए गए हैं उसमें हमारे लगभग 60 से 70 समूह हमारे काम कर रहे हैं और उसमें महिलाएं हैं लगभग 200 करीब काम कर रही हैं, जो कि हमारे 35 से 40 ग्राम पंचायत को कवर कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग 119 विद्यालयों में यूनिफॉर्म का काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी जो महिलाएं हैं मैपिंग से लेके सारा काम सिलाई और उसकी फिनिशिंग सारा करके सप्लाई भी देती हैं स्कूलों में जाके। और लगभग मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ लगभग 70 से 80 स्कूलों में हम लोग ने सप्लाई दे दिया है और स्कूल में भी हमारी कोशिश है कि 10 से 15 रोज़ के अंदर इसको हम लोग वितरण कर सकें। और ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि जो लॉकडाउन में हमारी महिलाएं मास्क बनाकर अच्छा इनकम करी हैं, उसके साथ साथ ये लॉकडाउन में यूनिफॉर्म से भी हमारी महिलाओं को एक अच्छा इनकम हुआ है। मतलब हम लोग घर बैठे हमको लोग को रोज़गार मिला हुआ है, हम लोग समूह से जुड़े हुए हैं, तो फिर इसलिए कि मतलब कोई काम नहीं था लॉकडाउन में, फिर उसकी वजह से हम लोग घर बैठे हैं, हम लोग भी काम करते हैं और भी महिलाओं को रोज़गार दिए हुए हैं। कि जो कोई महिला है अपना जैसे सिलाई की योग नहीं है वो तो प्रेस करती हैं, बटन लगाती हैं, कोई इंटरलॉक करता है। लॉकडाउन में हम मास्क भी सिलाई करें और छोटे छोटे बच्चों का ड्रेस आया हुआ है वो भी सिल रहे हैं और घर का काम भी कर रहे हैं, घर परिवार के साथ रह रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें घर बैठे रोजगार मिला है। महीने में 8-10 हज़ार कमाई हो जाती है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती लॉकडाउन में।
कि मतलब घर बैठे हमको मतलब ये रोज़गार मिल रहा नहीं, लॉकडाउन में तो कुछ ही नहीं मिल रहा है, सब लोग ऐसे ही बैठे हैं। कोरोना के डर से तो घर से कोई निकल नहीं रहा है, इसीलिए मतलब कि हमको ये समूह में जुड़ने से हमको ये काम मिला, उसी में हम लोग अपना कर रहे हैं। दिन भर में तो 4-5 सेट बना ही लेते हैं, महीने का 8-10 हज़ार हमारा हो जाता है। किसान अक्सर बिजली की समस्या के चलते फसल की समुचित रूप से सिंचाई नहीं कर पाते, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि सिंचाई के अभाव में बेकार पड़ी रह जाती है या फिर खड़ी फसल खराब हो जाती है। किसानों को इसी समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा कुसुम योजना चलाई गई है, जिसके जरिए किसान अपनी जमीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं और किसानों की बिजली पर निर्भरता भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। सरकार द्वारा सिंचाई पंप को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे डीजल की खपत और कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने में मदद मिल सके। फतेहपुर जिले में 102 किसानों को 2, 3, 5 हॉर्स पावर का सोलर पंप लगाने में कुसुम योजना से सोलर पंप की कुल लागत का 60% रकम सब्सिडी के रूप में मिली है। जिले के किसान कुसुम योजना से बेहद खुश हैं और बताते हैं कि अब सिंचाई के अभाव में कोई भी फसल खराब नहीं हो पाती, बल्कि समय से सिंचाई हो जाने पर उपज भी अच्छी होती है। जो आई है ये हम कृषक लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। इस योजना से हमको तो पहली बात बिजली की बचत होती है और दूसरी चीज़ जो है समय का भी बचत हो पाती है। रात में जैसे लोग पहले परेशान होते थे तो रात में परेशानी न होने की वजह से अब तो दिन दिन में ही सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए हमारी पैदावार में भी अच्छी फसल की पैदावार में भी अच्छा है और ये हम छोटे किसानों के लिए भी अच्छी योजना है जो गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई है। कि कुसुम योजना के अंतर्गत ये सोलर पैनल आया है इस स्कीम के तहत सरकार के द्वारा, और उसमें ये है कि हमको सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमको बिल नहीं देना सरकार को या बिजली विभाग को। दूसरी बात ये है कि बिजली में कभी ट्रिपिंग हो जाती है, कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसमें कम से कम है टाइम से आपका सारा कुछ होगा और सारे काम होते हैं टाइम से फसल को पानी मिलता है तो अच्छी फसल होती है, नहीं फसल को पानी समय से नहीं मिलता तो मरी फसल होती है। इससे अच्छी फसल होगी और अच्छी पैदावार होगी। सरकार ने पीएम कुसुम योजना लेकर आई है, जिसका जनपद फतेहपुर में जो है कुल 102 सोलर पंप का लक्ष्य है, जिसमें 92 चयनित हो चुके हैं, 92 बैंक ड्राफ्ट हमारे कार्यालय में आ चुके हैं और 22 की सामान आपूर्ति भी हो चुकी है, 22 सोलर पंप की। 7 सोलर पंप स्थापित भी हो चुके हैं। इसमें जो है 60% का अनुदान कृषक को दिए है। हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में हिंदी साहित्य के स्वर्णिम काल का साक्षी रही सरस्वती पत्रिका का पुनः लोकार्पण उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा वर्चुअल के माध्यम से संपन्न हुआ। साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल है। वैदिक ऋषियों ने भी सरस्वती के महत्व को बताया है। सरस्वती ज्ञान की देवी बनी। भारतीय साहित्य भी लोक मंगल की भावना से भरी हुई है, जो हमारे आदर्श को स्थापित करती है। सन 1900 में सरस्वती का प्रकाशन हुआ था, जिसका उद्देश्य हिंदी की सेवा करना था। सन 1980 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था, लेकिन आज सरस्वती पुनः प्रकट हुई है, जिससे साहित्य जगत में लोक मंगल की भावना का अभाव दूर होगा। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने कहा कि सरस्वती पत्रिका का पुनः प्रकाशन 40 वर्षों के बाद हो रहा है। साहित्य के माध्यम से ही हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन है। एक तरह से भारतीय परंपरा में जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, उसी तरह 120 वर्षों बाद बहुत दिनों तक निकलने के बाद सरस्वती पत्रिका का पुनर्जन्म हुआ है। लगभग 40 वर्षों तक ये पत्रिका बंद थी और आज पूरे देश में इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य को बढ़ावा, हिंदी भाषा को बढ़ावा और हिंदी के माध्यम से पूरे देश को एकता के सूत्र में जोड़ने को बढ़ावा इस पत्रिका के माध्यम से मिलेगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देश भर में श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव से मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि करती है।
देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य रूप से होता है, जैसे कि मां के नाम में ही शोभित है। ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली देवी। मां का यह स्वरूप ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालु कोरोना से बचाव के लिए सभी नियमों का पालन भी कर रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन शक्तिपीठ पर वैदिक मंत्रों के बीच कलश स्थापना की पूजा अर्चना की। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई थी। उसके बाद पूजा में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सभी देव विग्रहों का पूजन के साथ श्री दुर्गा सप्तशती और देवी पुराण का पाठ किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने मां जगत जननी की आरती की। इसके पूर्व एक शोभा यात्रा मठ के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ नेतृत्व में शंख, घंटा, घड़ियाल और नागफनी के साथ भीम सरोवर की परिक्रमा की तथा सरोवर में कलश और जल भरे। परंपरागत तरीके से 9 दिन तक ये पूजा चलेगी और विजयदशमी के दिन शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। मेरठ में शारदीय नवरात्रों के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा अर्चना की गई। मेरठ के सिद्धपीठ मां नवचंडी मंदिर, गोल मंदिर, काली मंदिर और मां अन्नपूर्णा माता मंदिर समेत सभी देवी मंदिरों में भक्तों ने मां की पूजा अर्चना की। भक्तों ने विश्व में कोरोना के खात्मे और खुशहाली की प्रार्थना भी की। मंदिरों की प्रबंध समितियों द्वारा मंदिरों में थर्मल स्कैनिंग और मास्क के बिना श्रद्धालुओं को मां जगदम्बा के दर्शन की इजाजत नहीं दी गई। मंदिर में सरकार की कोविड-19 गाइडलाइंस का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और भक्तों को मां के दरबार में पहुंचने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। माता के मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। इस नवरात्रि में कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा मंदिर खोलने और दर्शन की अनुमति देने पर श्रद्धालुओं ने सरकार का धन्यवाद भी अदा किया है। जो नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, माँ की कृपा भरपूर सब भक्तों पे हो रही है और जो ये कोविड-19 का जो महामारी फैली हुई है, माँ अन्नपूर्णा से यही प्रार्थना है कि ये जल्द से जल्द दूर हो और देश की तरक्की हो। और जो योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोदी जी का कि नवरात्रों के दौरान इन्होंने मंदिर खोलने की जो परमिशन दी है ताकि भक्तों को माँ के दर्शन हो सकें और उनका आशीर्वाद मिल सके। अयोध्या के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक संदेश और सशक्त सामाजिक संरचना का आधार लिए टीवी और फिल्मी कलाकारों की प्रस्तुति से सजी 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का मंचन गणेश वंदना के साथ शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन प्रदेश के संस्कृत मंत्री नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलित करके किया है। फिल्मी कलाकारों ने एक के बाद एक धार्मिक प्रस्तुति करके सामाजिक और आध्यात्मिक संदेशों की धारा बहा दी है। रामलीला में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 अक्टूबर दशहरे के दिन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसी भी दिन आने का निमंत्रण आयोजकों द्वारा दिया गया है। अयोध्या की रामलीला नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नेपाल के जनकपुर से आए वस्त्रों से सुशोभित हैं, तो माता सीता अयोध्या में बने आभूषणों से सजी दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार से रामायण के प्रसंगों से जुड़े स्थलों के कहीं से मिट्टी तो कहीं से तीर, धनुष और अन्य वस्तुएं भी मंगाई गई हैं। आज से लेकर 25 तारीख तक यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे सच्ची नाते मानते हैं तो प्रभु श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा के निकट मेरा अज्ञान दूर कीजिए प्रभु। रामलीला हमारे सांस्कृतिक पक्ष के रक्षा का, सांस्कृतिक पक्ष के संरक्षण का और सांस्कृतिक पक्ष में कोई अपभ्रंश ना आवे उसका सबसे बड़ा साधन है। अयोध्या धाम श्री राम जी की जन्मभूमि, करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र और विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। ऐसे आध्यात्मिक केंद्र पर सिनेमा के, टीवी के कलाकारों द्वारा यह जो मंचन किया जा रहा है,
पूरे विश्व में, पूरे देश में एक नया संदेश लेकर के आएगा। अयोध्या में शनिवार शाम को फिल्मी सितारों द्वारा अभिनीत रामलीला की शुरुआत हो गई है। इस रामलीला का प्रतिदिन सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जा रहा है। रामलीला 25 अक्टूबर तक हर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक प्रसारित की जाएगी। कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के चलते रामलीला के दौरान दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर इसका सजीव प्रसारण दुनिया भर में देखा जा सकेगा। बहुत से फिल्मी कलाकार इस रामलीला में अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। यहाँ के हर पर्व का अलग ही नजारा है। इस बार यहाँ की रामलीला का स्वरूप भी बेहद भव्य नजर आ रहा है। शनिवार को रामलीला का रंगारंग आगाज हुआ। रामलीला के पहले दिन शिव पार्वती संवाद और नारद मोह का मंचन किया गया। सूबे के पर्यटन संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी ने वर्चुअल रामलीला का उद्घाटन किया। इस मौके पर दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि दूरदर्शन इसका सजीव प्रसारण कर रहा है, जो कि राम भक्तों के लिए अद्भुत अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि देश भर के ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों भक्त दूरदर्शन के माध्यम से रामलीला का आनंद उठाएंगे। आज की ये जो रामलीला है, ये अयोध्या की रामलीला पूरे विश्व की रामलीला बन जाएगी और दूरदर्शन पे यह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रतिदिन, आज से लेकर 25 तारीख तक दूरदर्शन का जो सबसे बड़ा चैनल है डीडी नेशनल, उस पर यह लाइव जाएगी। और जो लोग यदि इसको मिस कर देंगे, वो अगले दिन सुबह डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और उसके बाद फिर रिपीट टेलीकास्ट डीडी नेशनल पर दिन में 3 बजे से 6 बजे तक होगा। रामलीला का मंच फिल्मी दुनिया के कलाकारों से सजा है। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच अयोध्या के सरयू तट के किनारे स्थित लक्ष्मण किला परिसर में रामलीला चलेगी। दरअसल कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते आम दर्शकों को रामलीला देखने की अनुमति नहीं है। सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से ही रामलीला के दर्शन होंगे। अयोध्या की रामलीला बॉलीवुड के मशहूर कलाकार असरानी, बिंदु दारा सिंह, अवतार गिल समेत कई फिल्मी सितारे मंच पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस बार की रामलीला में अभिनेता मनोज तिवारी, रवि किशन, असरानी, राजा मुराद, बिंदु दारा सिंह, शाहबाज खान जैसे बड़े फिल्म अभिनेता रामायण की विभिन्न भूमिका में नजर आएंगे। आशुतोष शुक्ला के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, टीवी न्यूज। कल से शुरू हुई भगवान श्री राम की नगरी में रामलीला का आनंद लोगों ने केवल टीवी पर ही नहीं, बल्कि सड़क के किनारे लगी एलईडी पर भी तन्मयता से देखा। प्रदेश सरकार ने अयोध्या में ही इस तरह के कई एलईडी लगवाई हैं, जिस पर लोग रामलीला देख सकें। रामलीला स्थल पर दर्शकों को नहीं जाना था, इसलिए इस तरह रामलीला दिखाने का आयोजन किया गया। भगवान श्री राम के आचरण को आत्मसात करने के लिए युवा, बच्चे और बूढ़े सभी लोग रामलीला देख रहे हैं और प्रफुल्लित हो रहे हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गैर सरकारी संस्था कल्चरल क्वेस्ट ने नवरात्रि के अवसर पर आज की द्रौपदी नृत्य नाटिका का लखनऊ में सफलतापूर्वक मंचन किया है। प्रस्तुति में आज की महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा, महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाया गया है। साथ ही नाटिका के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास भी किया गया है कि आज की नारी अबला नहीं है, पहले से ज्यादा जागरूक और चेतना संपन्न है। और अब बात है अपनी सुरक्षा की, यानी कोविड-19 से बचाव की, और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना।
बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। तो इसी मुहिम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।